जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं वह कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप जो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट नोट्स अगर नहीं देखें तो उसको जरूर से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद हम लोग इस वाले टॉपिक को जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है उसका वो लिए हैं और इसमें शॉर्ट नोट्स को तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरे नोट्स को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शॉर्ट नोट्स में 1 से 2 पेज में हम लोग पूरे जो आपका फार्मूला उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो इस रिवाइज की वजह से आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स को। आज जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं, आपके पास भी एक पेज और एक पेन होना चाहिए। अगर आप जो फार्मूला है उसको लिखते जाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में बहुत कम चीज़ें लिखी जाएगी, बहुत कम चीज़ें जो आपके काम की चीज़ें बस वही लिखी जाएगी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो शॉर्ट नोट्स नहीं कहा जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी पूछी जा सकती है, उसी को बस लिखा जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स को। और सबसे पहले देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, सबसे अंदर यहाँ पे देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। इसके नाभि के जो अंदर होता है इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। जो सबसे बड़ा अंदर होता है उसमें K L M N इस तरह से बढ़ता जाता है। 2n स्क्वायर से हम लोग रखते हैं, 2n स्क्वायर से नंबर ऑफ n बराबर 1 रखेंगे तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 8 8 18 करके अभी हम लोग देखेंगे सबको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो नाभिक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटॉन पे कितना मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का कितना वजन होता है, तो 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे इसका चार्ज पूछ जाए कि कितना चार्ज होता है इस पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये चीज़ याद रखिएगा दोनों। प्रोटॉन की बात करते हैं, इसके जो रेडियस होती है, जो इसका प्रोटॉन का रेडियस होता है 1.1 × 10⁻−15 मीटर होता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड जी हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.67 × 10⁻−19 कूलाम है। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन का 1837 बटा कर देंगे। यहाँ से अगर निकाल लेंगे, देखिए यहाँ से जब निकालेंगे प्रोटॉन का तो मास ऑफ प्रोटॉन का अपन 1837 कर लेंगे, या लगभग इसको कहीं कहीं 1840 भी लिखता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 1837 बटा हो जाएगा। इसके खोजकर्ता जे थॉम्सन है। 1 जूल बराबर आपसे पूछा गया कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर रखेंगे तो 1/1.6 है। ये Q बराबर N जो होता है, ऐसे अगर निकालेंगे यहाँ से जो चार्ज होता है तो 1 की 1 रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, Q रखेंगे चार्ज। यहाँ से 1 जूल की वैल्यू निकल के आएगी 1.67 × 10⁻−19 अपान जब भाग देते हैं तो 6.25 × 10⁻19 आ जाता है। यहाँ से 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आगे। यहाँ से न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ से जो देख लीजिए तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन में कितना होता है 1.6 × 10⁻27 kg। इस पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। इस पे क्या होता है, चार्ज न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्जिंग नहीं होता, वो उदासीन होता है। चैंडविक की बात करें, इसके खोजकर्ता है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, चैंडविक है। ठीक है, अब इस तरह से अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कंडक्टर देखते हैं, फार्मूला को देखेंगे। यहाँ से Q बराबर Ne, Q बराबर IT, यहाँ से जब दोनों फार्मूला रिवाइज रखेंगे तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि सभी चीज़ों को देखना है जल्दी जल्दी से और सबको थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाना है। तो आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि नोट करना उसी को रिवाइज करेंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लोग फिर से देखते हैं F, यहाँ पे जो फोर्स होता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। इसको भी याद रखिएगा कि Q1 Q2 बाई R² होता है। फॉर्मूला तो आपको दिखाए ही थे। यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू करेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अब क्या हटाते हैं, देखिए 1 जूल बराबर पूछ दे आपसे, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर कितना, 10⁻7 अर्ग होता है। 1 गॉस बराबर पूछ दे, 1 गॉस बराबर पूछे, जब 1 गॉस बराबर पूछे तो 10⁻⁴ टेस्ला होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 गॉस बराबर पूछ दे, 1 गॉस बराबर, या एक और लिख सकते हैं कि 1 गॉस बराबर और लिख सकते हैं इसको कि 10⁻⁴ टेस्ला के लिख सकते हैं क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत अच्छी है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इसके बाद इंसुलेटर का थोड़ा सा। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर इसका देख लेते हैं। देखिए कंडक्टर में क्या है,
अभी हम लोग कंडक्टर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा। जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो जो सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहेंगे गुड कंडक्टर। जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे जनरल कंडक्टर, जनरल कंडक्टर, ठीक है। जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। देखिए जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो तो खूब अच्छा होगा, और उसका जो एग्जांपल देखेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और इसके बाद अब देखिए जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर यानी बेस्ट कंडक्टर है। जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसको जनरल कंडक्टर बोलेंगे। जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या, पुअर कंडक्टर यानी सबसे खराब कंडक्टर है। इसके बाद जैसे ही आता है इसके बाहरी कक्षा में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो क्या बोलेंगे, उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या था, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ये क्या है, सेमी कंडक्टर है। इसके बाद देखिए जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 आ गया, अब उसको क्या बोलेंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब जिसके बाहरी कक्षा में 5 आ गया तो इसको बोलेंगे पुअर इंसुलेटर, पुअर इंसुलेटर। जिसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया उसको कहेंगे क्या, जनरल इंसुलेटर, जनरल इंसुलेटर। जिसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, गुड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तक रख रहे हैं, और जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो, इंटरप्ट गैस बन जाती है, इंटरप्ट गैस। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन जो देखे होंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान जो होता है वो इंटरप्ट गैस में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गुड कंडक्टर किस में आ रहा है, जनरल कंडक्टर किस में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से सेमी कंडक्टर में कौन सा है, पुअर कंडक्टर, जनरल कंडक्टर, इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। इंसुलेटर की बात करें, देखिए इंसुलेटर में सिलिकॉन, जर्मेनियम हमने देखा, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था, यहीं पर जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते थे हम लोग, जैसे आ गया फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये हो गया। यानी क्या, उसको हम लोग लिख लेते हैं पेंटावैलेंट। जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते थे तो पेंटावैलेंट कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिसके बाहरी कक्षा में यहाँ पर ट्राइवैलेंट था, ट्राइवैलेंट यानी एल्युमिनियम, बोरान, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, ये हो गया। जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन थे। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कितना होता है, कंडक्टर का। सबको नोट करते रहिए आप, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम लोग उतना ही लिखते हैं जितना इस पे लिखा जा रहा है। चलिए देखिए, इसको लिखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी हम लोग लिखेंगे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितना होता है। देखिए कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका जो रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर का, कंडक्टर का कितना होता है, 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है, ओम मीटर होगा। रेजिस्टिविटी हम लोग लिख रहे हैं ना, जो ये वाला होता है ये इसको लिख रहे हैं। कंडक्टर का 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर 3। सेमी कंडक्टर का कितना होगा, सेमी कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का होगा 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर, ठीक है। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर का भी लिखिए, इंसुलेटर, इंसुलेटर का होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर 18 ओम मीटर तक, ठीक है।
ये चीज़ होता है। कंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है? कंडक्टर में एनर्जी गैप अगर आपसे पूछ ले कंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है? 0 होता है। किसी कंडक्टर का आप देखे होंगे कि जो एक कंडक्टर होता है दूसरा एक कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, देखिए ये हो गया बैलेंस बैंड और यहाँ पे कंडक्शन बैंड, इसके बीच में जो एनर्जी गैप होती है कितना होता है? 0 रखते हैं कंडक्टर के केस में, ठीक है। अब यहाँ से कंडक्टर केस में हम लोग देख लिए एनर्जी गैप, इंसुलेटर का भी देख लिए हैं। कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है, कंडक्टर में एनर्जी गैप 0 हो गया। अगर आपसे सेमीकंडक्टर का पूछ दे, सेमीकंडक्टर का पूछ देगा तो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अगर इंसुलेटर का आपसे पूछ दे, इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? तो इसका जो होता है 5 से लेकर 15, 5 से लेकर यानी 3 से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो 5 से हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं, 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं। ये इसका एनर्जी गैप हो गया। एनर्जी गैप जो होती है, एनर्जी गैप का फॉर्मूला होता है, एनर्जी गैप प्रोपोर्शनल होती है 1 टेम्परेचर, यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना एनर्जी गैप क्या होती है? घटती जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला है छोटा छोटा, उसको नोट करते रहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट स्क्रीन भी लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं इसका नेक्स्ट। नोट करते जाइए क्योंकि सब नोट करेंगे तभी अच्छा होगा। जितना नोट करेंगे उतना फिर आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। नोट नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला होता है इसमें, अपसालन बराबर होता है अपसालन 0 अपसालन आर। अपसालन की वैल्यू होती है कितना? एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर। यूनिट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपसालन जो होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर। अब इसको जब सॉल्व करते हैं F बराबर निकालेंगे, यहाँ से होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², क्योंकि फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समय इसको लगाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ वैल्यू है जो हम लोग को काफ़ी मैथ के टर्म में हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ से देखते हैं साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, साइन कास टेन का लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है कितना? 1/√3। कितना होता है बताइए? 1/√3, √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 1 हो गया। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 का मान याद रखेगा √3/2, 90 का मान 1 होता है। ये चीज़ इतना हम लोग को पता रहता है तो निकाल लेते हैं। साइन 0 अंश का मान करेंगे फिर इसी का उल्टा कर लेते हैं, 90 का कितना हो जाएगा? कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, कास 30 अंश का मतलब कि ये वाला वैल्यू फिर यहाँ आ जाएगा तो √3/2, इसके बाद 45 को 1/√2 ही होता है, फिर ये वाला साइन कास 60 अंश का मान कितना आ जाएगा? 1/2, इसके बाद कास 90 के आगे वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से साइन का निकालेंगे, कास का बिल्कुल साइन में कास का भाग दे देंगे तो टेन का निकल जाता है, तो टेन का 0 में 1 कर देंगे कितना आ जाएगा? 0। अब इसके बाद 1/2 यहाँ से कर देंगे तो साइन टेन 30 अंश का मान आ जाता है 1/√3। जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर जो हो जाता है कितना? टेन 45 अंश का मान वैल्यू 1 हो जाता है, टेन 60 अंश में कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 0 में देते हैं भाग तो इन्फिनाइट चला जाता है। तो इतने टर्मों को बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आपको पता रहता है, हमेशा बार बार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना ही वैल्यू ज़्यादा देता है, ठीक है। साइन का असर टाइम का याद है तो आप आउट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं छोटा छोटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A, R बराबर ρL/A, इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो अगर रजिस्टिविटी इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होगी, ओम होगा इसका यूनिट। लेकिन अगर आपसे रजिस्टिविटी पूछ दे कि यहाँ से जब निकालेंगे तो RA अपान यहाँ से हो जाएगा L। अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो देखिए R का यूनिट क्या होता है? रजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गया,
एरिया की यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर और अपन मीटर, यानी मीटर से मीटर एक कैंसिल होएगा तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये रजिस्टिविटी की यूनिट आता है ये, ठीक है। ये स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे इसका अगर यूनिट पूछेंगे तो ओम मीटर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए इसके बाद आगे यहीं पर आप एक इंसुलेशन रजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, उसको भी यहीं पर लिख लेते हैं। इंसुलेशन रजिस्टेंस, इंसुलेशन रजिस्टेंस कितना फॉर्मूला होता है, इंसुलेशन रजिस्टेंस आर बराबर जो लिखते हैं हम लोग, तो इसका हो जाता है वो रो अपान 2πl, ठीक है। रो अपान 2πl log ई R2 अपान R1। ये इंसुलेशन जो कंडक्टर का निकालते हैं ना, जो अंडरग्राउंड कंडक्टर, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंसुलेशन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे लंबाई, जो लेंथ के यहाँ पे क्या है कि आर की वैल्यू बढ़ रहा है तो लंबाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस का देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपसे पूछ दे, जैसे जैसे आप लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो दोनों चीज को ध्यान रखिएगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस में कैसे है, इसके बाद आपको इस वाले रेजिस्टेंस में कैसे, दोनों में कुछ कंपेयर करके आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फार्मूला और लिखते हैं, फार्मूला को और नोट करते हैं। आप नोट करते हैं ये फार्मूला क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरटी हम 3 फार्मूला को नोट करते हैं जो रूट टेम्परेचर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। R0 बराबर हो जाएगा RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, एक हो गया। दूसरा फार्मूला लिखिए R2 बराबर R1, R2 बराबर R1 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा नाट T2 माइनस T1, ठीक है। तीसरा फार्मूला लिखिए R2 बराबर यहाँ से हो जाएगा R0, R2 बराबर कर लीजिए R0, R2 या R बराबर लिखिए RT बराबर कर लीजिए, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नाट इंटू T2 कर लीजिए या T कर लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नाट T, यहाँ पर जो भी ले रहे हैं R2 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी लीजिए R0 कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें फार्मूला आपको, ये एक फार्मूला आपको याद है ना तो सब निकाल सकते हैं, ठीक है, तीनों का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अगर R2 R1 का पाँच पर में पता चल जाए, R2 अपन R1 बराबर निकालेंगे तो इसके हो जाएगा 1 प्लस अल्फा नाट T2 अपन 1 प्लस अल्फा नाट T1। आपको देखिए हम शॉर्ट नोट्स लिखवा रहे हैं इसलिए देख देख कर कहीं से फार्मूला है कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अगर ऐसे देख के बताएंगे तो काफ़ी आपको मिस्टेकिंग न पॉइंट हो, क्योंकि सही पढ़ना चाहिए, कम पढ़िए सही पढ़िए, गलत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक फार्मूला आपसे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये देते हैं कि जैसे लिखा है कि 4t स्क्वायर प्लस 6t में t बराबर 2 सेकेंड पर धारा होगा, यानी करंट ज्ञात करना है, करंट होगा 4t बराबर 6t में, यहाँ से 4t स्क्वायर प्लस 6t में t बराबर 2 सेकेंड पर करंट कितना होगा, आपको ये देखिए सॉल्व करना है। तो आपको जो फॉर्मूला आपको पता है कि I बराबर जो होता है dq बाई dt कर लेते हैं, सॉल्व अगर करेंगे dq अपान dt, ठीक है। I बराबर dq अपान dt, जब इसका हम लोग कर लेते हैं डिफिनिश करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू टी करेंगे, देखिए 4t स्क्वायर प्लस 6t दिया है, ठीक है। t बराबर 2 सेकेंड पर पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले आगे कर लेते हैं। तो 4 इंटू 2 आगे आ गया, यहाँ से t प्लस 6t हो गया, ठीक है। जब इसका डिफरेंस करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6t तो हट जाएगा, यहाँ से dq अपन dt करेंगे तो 8t प्लस 6 आ गया। 8 इंटू टी की मान दिया 2 सेकेंड प्लस 6 करेंगे, 8 दूना 16, 6 कितना हो जाएगा 16 4 20 22 आ जाएगा, 22 एम्पियर आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा अगर देखिए 4t प्लस हम dq अपन dt किए हैं, dt के रिस्पेक्ट में हम लोग किए हैं तो t के 4t आगे आ जाता है, 4 इंटू 2 प्लस t प्लस 6, t यहाँ से 1 हो जाएगा, t की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगा। अब 8t प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 8t का मान आपको दिया है 2 सेकेंड, 2 रखेंगे 8 दूना 16 प्लस 22 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग चलते हैं इस पे नेक्स्ट वाले फार्मूला पे, तो उसको देखिए कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन था आपको जब एग्जाम में पूछा भी जा सकता था, इसलिए हमने बता दिया।
चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आपका करंट डिवीजन लॉ देख लेते हैं, वोल्टेज डिवीजन लॉ देखते हैं। देखिए आपसे पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ना तो हम लोग सीख गए थे, रेजिस्टेंस को जोड़ना तो सीख गए थे। 2 ही का देखते हैं, 2 का देखते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट जो जाएगी, अगर V वोल्टेज है, यहाँ से 2 भाग में बटेगी, एक हो जाएगा I2, यहाँ हो जाएगा I1, यहाँ पर टोटल करंट जाएगी I, ठीक है। अब यहाँ से करंट 2 है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R1 है या R2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्या है, करंट डिवीजन लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे? करंट डिवीजन लॉ, करंट डिवीजन लॉ। देखिए जब इसमें करंट डिवीजन लॉ लगाते हैं तो क्या करते हैं, करंट डिवीजन लॉ किस में लगाते हैं हम लोग, पहली तो बात पैरेलल सर्किट में लगता है, करंट डिवीजन रूल पैरेलल में लगता है। इसके यहाँ सप्लाई वोल्टेज भी है आई, जो यहाँ से आई करंट जा रही है वही 2 भाग में बट रही है, I1 प्लस I2, लेकिन आपको नहीं पता कि I1 की वैल्यू कितना होगा, I2 का मान कितना होगा। तो देखिए जब भी आपको I1 निकालना होगा, आपको I1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस रखेंगे ऊपर R2, बटा के दोनों का योग कर लेंगे रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू टोटल करंट जो दिया है उसका हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा I1 की वैल्यू। अगर फिर आपको I2 का मान चाहिए, I2 का मान, तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे R1, बटा के दोनों का योग करेंगे R1 प्लस R2 इनटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट का गुणा कर लेंगे। तो ये हम लोग का आ गया क्या, करंट डिवीजन लॉ। किस में लगाते हैं, पैरेलल सर्किट में लगाते हैं। अगर आपसे 3 ठो दे दिया है, अगर आपसे 3 ठो दे दिया, जैसे 2 में देखे 3 दे दिया, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे एक सर्किट ये हो गया, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, I1 I2 I3, I1 I2 I3, फिर यहाँ से टोटल करंट आई जाएगी, V वोल्टेज से मान लीजिए जोड़ा गया है। आपसे अगर यहाँ तक दे लेता है R1 R2 R3, ठीक है। I1 अगर आपसे पूछ देगी I1 की वैल्यू कितना होता है, अगर इसमें आप करंट डिवीजन लगाएंगे तो कैसे होगा, देखिए ज़्यादा देता नहीं है लेकिन हम लोग बता देते हैं इसमें। देखिए I2 प्लस, अब इसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, I1 का अपोजिट क्या, R2 और R3, तो यहाँ से लिख लीजिए R2 इंटू R3 बटा के, अब सबका योग कर लीजिए, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये हो गया I1 का। ऐसे ही I2 निकल जाएगा। अब I2 को निकालेंगे तो इसके अपोजिट से R1 और R3 मिल रहा है, R1 इंटू R3 बटा के R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। अब फिर ऐसे ही आपको I3 पता चल जाएगा, I3 निकालेंगे यहाँ से तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R3, इसके अपोजिट R2 और R1 हो जाएगा, यानी R2 इंटू R1 बटा के R1 प्लस R2 प्लस R2 R1 प्लस R2 R3, ये हो गया हम लोग का 3 ठो में लगा दीजिए। करंट डिवीजन ला किसमें, 3 सर्किट में लगाएं, जो पैरेलल सर्किट में 3 ठो अगर 3 ब्रांच का है तो उस तरह से हम लोग इसमें लगा दिए, लेकिन ये अधिकतर नहीं पूछता, आपके सबसे ज़्यादा यही पूछता है, ठीक है। तो हम लोग करंट डिवीजन ला सीख लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें वोल्टेज डिवीजन ला पे। जब वोल्टेज डिवीजन ला देखेंगे तो उसमें देखिए क्या है, वोल्टेज डिवीजन ला किस में लगाते हैं, सीरीज सर्किट में लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है सीरीज सर्किट का। सीरीज सर्किट का देखते हैं वोल्टेज डिवीजन ला। अब देखेंगे वोल्टेज डिवीजन ला, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन ला देखेंगे, ये तो थोड़ा सा आसान ही होता है। R1 R2 R3, यहाँ का वोल्टेज V1 लेते हैं, ये वोल्टेज V2 और ये वोल्टेज V3। यहाँ से कोई सप्लाई वोल्टेज आ जाएगा V, यहाँ से टोटल करंट जाएगी I, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से अब क्या निकालना है, आपको V1 निकालना है। सब टोटल वोल्टेज V है, करंट जा रहा है I सब में जाएगा सेम होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, समान होती है। तो अगर आपसे पूछ दे कि V1 यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो I इंटू R1 करेंगे, R2 इंटू V2 करेंगे। तो देखिए अगर आपको निकालना होगा कितना कर रहा है, तो जिसका करता है, यानी V1 पूछा है तो R1 को ऊपर रखिए, इसके सभी रेजिस्टेंस को जोड़ लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल वोल्टेज से आप गुणा कर दीजिए, बस आ गया आपका। ऐसे ही V2 निकालेंगे, V2
तो कितना हो जाएगा R2 बटा के सबको जोड़िए R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करिए। फिर V3 निकालना है आपको। V3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R3 बटा के R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया आपका V3 हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम लोग ने इसको वोल्टेज डिवीजन लॉ को भी सीख लिए हैं कि वोल्टेज डिवीजन लॉ किस में सीरीज सर्किट में लगाते हैं, जो करंट डिवीजन लॉ उसमें किस में पैरेलल सर्किट में लगाते हैं। तो इतने सीखने के बाद हम लोग नेक्स्ट में अब चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का। कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक से याद रखिए। ट्रिक क्या है, बीबी राय, यहाँ पर लिख देते हैं बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बीबी राय, यहाँ से देखिए बीबी से क्या हो जाएगा ब्लैक ब्राउन, बीबी राय, यहाँ से हो जाएगा ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन बोलते रहिए साथ में, रेड ऑरेंज येलो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, बीबी राय हो गया। फिर देखिए यहाँ से ऑफ हो गया, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यहाँ से ग्रे से हो जाएगा ग्रीन, एक ब्लू वायलेट, यहाँ से हो जाएगा ग्रे, ग्रे हो गया। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा लास्ट में बच जाता है वाइट। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, अब पढ़े भी होंगे, इसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ब्लैक से कितना होता है 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, इसके लिए 0 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ठीक है। इसके बाद ग्रीन के लिए लिखेंगे 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए हो जाएगा 7, इसके लिए 8, यहाँ पे हो गया 9। टॉलरेंस की बात करेंगे तो इसके लिए जो देखिए टॉलरेंस अभी लिखते हैं हम लोग, क्या है टॉलरेंस इसे लिखते हैं 10 के पावर 0 लिखेंगे, 10 के पावर 0। इसके लिए कितना है 10 के पावर 1, इसके लिए कितना है 10 के पावर 2, इसके लिए 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9। अब यहाँ से टॉलरेंस लिख लेते हैं, किसका कितना टॉलरेंस होता है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ब्लैक का नहीं होगा, यहाँ से हम लोग ब्राउन कर लेते हैं ±1%, ठीक है। रेड का कितना हो जाएगा ±2%, ऑरेंज का कितना हो जाएगा ±3%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्रीन का। ग्रीन का टॉलरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि 0.5% ग्रीन हो गया। इसके बाद आपसे 0.5 के बाद आपसे ब्लू का पूछा जा सकता है, इसका होता है 0.25%, ठीक है। इतना चीज़ें आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग क्या लिख लेते हैं, अगला जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और नो बैंड होता है, यानी कोई कलर नहीं है। तब गोल्ड के लिए कितना होता है 5% टॉलरेंस, सिल्वर के लिए कितना होता है 10% टॉलरेंस, और नो बैंड है तो इसके लिए टॉलरेंस कितना होता है 20% होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कि जैसे आपको दे देगा क्या चीज़, कोई कलर कोडिंग दे देता है, यानी ब्राउन ब्लैक, जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ से साइड में दिखाई दे रहा है, अगर उससे आपको पूछ देगा कि इसका कलर कोडिंग ब्राउन है, ब्लैक है और रेड है, ठीक है, रेड है, तो आपको बताइए उसकी वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ब्राउन के लिए यहाँ से लेकिन कितना दिया गया है, ब्राउन का जो यहाँ पर 1 हो गया। ब्लैक के लिए कितना है 0 इंटू टॉलरेंस रेट कितना दिया है, यहाँ पर मान लीजिए गोल्ड दे रखा है, गोल्ड आपको दे रखा है तो 10 इंटू 10, यहाँ से देखिए रेड का क्या है, रेड का 2 है तो 10 के पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना परसेंट अभी हम लोग 5%, आपका आ गया आंसर, यानी 10 के पावर कितना हो गया 10 इंटू 2 यानी 1000 लिख लेंगे, 1000 प्लस माइनस 5% यानी 1 किलो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, जो टॉलरेंस होगा आपका 5%। अगर इतने कलर कोडिंग की वैल्यू देता है तो इतना आपका आंसर होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं।
अभी तक हम लोग ने इसको कलर कोडिंग रेजिस्टेंस को सीखा। अगर इसमें और भी देखेंगे तो इसमें एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। कलर कोडिंग हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग देखने वाले हैं, देखिएगा ये कलर कोडिंग आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये 60 नोट्स है तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए जब अब हम लोग चलते हैं कि इसमें एक चीज और सीख लेते हैं, इसमें स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कैसे बदल देते हैं। देखिए स्टार टू डेल्टा, यानी जब आपकी वैल्यू स्टार में दिया हो, स्टार में दिया हो, ठीक है, अब बदलना किस में, आपको डेल्टा में बदलना है। तो इसके लिए तो हम एक वीडियो बना रखे हैं, अगर आप नहीं देखें तो बहुत आसानी से वो देख सकते हैं। जब भी स्टार से बनाते हैं तो R1 R2 R3 डेल्टा में ले जाएंगे तो R1 बनेगा, RA कर लेते हैं, इसको RB कर लेते हैं, अब RC कर लेते हैं। तो आपको हम बताए थे कि जब भी आपको स्टार से डेल्टा लेके जाना होता है, स्टार से जब भी डेल्टा लेके जाते हैं तो इसके बाहर एक क्या कर लेते हैं, अपने आप एक रेजिस्टेंस बना लीजिए, अपने आप एक रेजिस्टेंस बनाइए। तो अब जब हम यहाँ से करेंगे तो इसकी वैल्यू नाम दे दीजिए RA, इसका नाम दे दीजिए RB, इसका नाम दे दीजिए RC, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस RA का मान निकालना है आपसे। जब RA ये वाली वैल्यू पूछेंगे तो ये देखिए किसके साथ जुड़ा है, R1 और R3 के साथ जुड़ा है। तो यहाँ से लिखेंगे R1 प्लस R3 प्लस इसी का मल्टीप्लाई ऊपर करके R1 R3 बटा के अपोजिट रेजिस्टेंस R2 कर लीजिए। जब आपसे RB पूछा जाए ये वाले वैल्यू, तो RB आप देखिए किससे जुड़ा है, R1 प्लस R2 से। तो यहाँ पे लिखिए R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से कर लेंगे R1 इंटू R2 बटा के अपोजिट रेजिस्टेंस जो छोटा है R3 हो गया। चलिए RA RB, इसके बाद आपको RC पूछेगा, RC ये वैल्यू में निकालना है। तो ये देखिए किससे जुड़ा है, R2 और R3 से। तो लिखिए इसको R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 बटा के दोनों का योग कर लीजिए, क्या होगा, जो अपोजिट रेजिस्टेंस है R1। तो अभी तक हम लोग ने इसको स्टार से डेल्टा में परिवर्तन कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। अब अगर इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो में बस केवल स्टार से डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का वजह बता रखे हैं, आप उसको वहाँ से देखिए, पूरा डिटेल बताया गया कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा टू स्टार कैसे चेंज कर लेते हैं। डेल्टा टू स्टार यानी ये वैल्यू डेल्टा में दे रखा है, ठीक है, R1 R2 R3 आपको बनाना किस में है, स्टार में। RA RB और RC स्टार में आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया RA, यहाँ का रेजिस्टेंस RC, ये रेजिस्टेंस हो गया RB। आपसे क्या निकालना है, स्टार में निकालना है, यानी RA पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ से बिंदु बनाइए, R1 और यहाँ पे क्या है R3 है। तो जब R1 और R3 दिया रहता है, यहाँ से देखिए किसके साथ जोड़ा है, एक बार आप जब उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से R1 जो है, जो RA निकाल रहे हैं, तो RA किसके साथ जुड़ा है, R1 और R3 के साथ जुड़ा है। तो यहाँ से लिखेंगे R1 इंटू R3 बटा के तीनों का योग कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 योग कर लिए। अगर आपसे RB पूछता है, ये वाला मान निकालना है, तो ये वाला वैल्यू देखिए किसके किसके साथ जुड़ा है, R1 और R2। तो यहाँ से लिखिए R1 इंटू R2 बटा के तीनों का योग कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद RC की वैल्यू जब निकालेंगे, RC का मान हमारा ये है, ये वाला वैल्यू, तो ये किसके साथ जुड़ा है, R1 और यहाँ से R2 और R2 इंटू R3 बटा के हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया, तीनों का हम लोग निकाल चुके हैं। R1 से किस में ले गए, डेल्टा टू स्टार में ले गए। अगर समान मान का वैल्यू दिया रहता है तो आपको पता है कि जब डेल्टा से स्टार ले जाते हैं, अगर इसमें R की मान है तो इसमें क्या हो जाता है, R/3 हो जाता है। लेकिन जब आप स्टार से टू डेल्टा कर लेते हैं तो उसमें अगर रेजिस्टेंस का मान R है तो इसमें 3R हो जाता है, ठीक है। स्टार टू डेल्टा वाले में समान वैल्यू है, अगर समान मान का रेजिस्टेंस है तो यहाँ से 3 गुना हो जाता है, इसमें 3 गुना घट जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने शॉर्ट नोट्स में इस चीज़ को रिवाइज कर लिया है।
इसके बाद ओम का नियम भी आता है इसमें, ओम बराबर भी बराबर आई इंटू आर जो पढ़े हैं, यहाँ से बस डिवाइड करिए, ज़्यादा इससे कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। देखिए ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने 60 नोट्स में जो देखे हैं, अगर आप लिखे होंगे तो काफ़ी अच्छा है। 60 नोट्स को पूरा देखिए, क्योंकि इसको 1 से 2 बार देखिए और लिखिए अपने से, जब प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके पढ़ाई के लिए आपका उचित मन लग रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब इस वाले नेक्स्ट वीडियो को हम लोग इसके आगे वाले पार्ट को नेक्स्ट में करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर को सॉल्व किए थे, ऐसे इस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं पूरे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर पता रहेगा तो हम लोग सॉल्व करने में इसको आसानी होगी। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।